है वो हम संडे को करेंगे 10 to 12। ठीक है जी। ये अब हमारा फाइनल हो गया। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, जो हमारी लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हमने फ्रीलांस करना है। या कोई एक आधा टॉपिक हमारा अगर रह गया लाइक सिक्योरिटी का, तो वो हमने वहां पे कवर करना है, और उसको हम फिर करेंगे इंशाल्लाह कब, संडे को करेंगे 10 to 12, या 10 से 11, 11:30, जितनी देर की भी क्लास हुई। मैक्सिमम 12, 2 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम। तो 1.5 घंटे की भी अगर हो गई तो वो हम उसको फाइंड अप कर देंगे अपने बैच को। ठीक है जी। संडे को फिर हम इंशाल्लाह जो है वो लास्ट क्लास करेंगे। अच्छा जी, चलें। कल जो है वो हम लोगों ने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन देख लिया था। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की हम लोगों ने एक एआई टूल देखा था, और एक हमने साथ में जो है वो फ्री टूल देख लिया था कि हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। एक आपके पास जो है मैंने बताया था, एक आप लोगों के पास जो है वो इसका पेड जो है वो टूल होता है, कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपको पे करे, तो आप जो है वो पे जो है वो करे कि जी आप बिल्कुल पेड जो है वो टूल ले सकते हैं, और मेरी पेड टूल के साथ जो है वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दें। तो दिस इज द बेस्ट पेड प्लगइन फॉर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, WP रॉकेट इसका नाम है। इसको आप जो है वो इंस्टॉल करके उस क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसको आप ऑप्टिमाइज, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, अच्छा, लेकिन इसका नल्ड वर्जन यूज लाइव वेबसाइट पे ना कीजिएगा। इट इज फॉर प्रैक्टिस। मेरे पास नल्ड वर्जन है, इसको मैं प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा हूँ। इस पे ना कीजिएगा, इसके ऊपर जो है वो मालवेयर आ जाता है। तो वो मालवेयर जो है वो आपकी वेबसाइट को खराब कर देगा। ठीक है। तो बजाय इसकी कि आपकी वेबसाइट को वो ऑप्टिमाइज करे, आपकी वेबसाइट को वो क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो यूज ना कीजिएगा, नल्ड नल्ड वर्जन को। अगर वो आपका, मैंने आपको बताया कि क्लाइंट अगर आपको पे करता है, तो आप ये बाय करके, परचेज करके इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको जो है वो आप यूज ना कीजिएगा। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये आपके पास काफी जो है वो अच्छा भी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई ये प्लगइन एक चीज के लिए एक ही होना चाहिए। अब WP ऑप्टिमाइज है, इसको आप यहाँ पे डीएक्टिवेट करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। WP रॉकेट जब आपने कर लिया तो ठीक है, कैशे क्लियर कर दें जो पुरानी WP ऑप्टिमाइज ने बनाई हुई थी, इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दें। तो एक एट अ टाइम एक चीज के लिए ऑप्टिमाइजेशन है, या कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो एट अ टाइम एक चीज के लिए एक ही आपने जो है वो प्लगइन यूज करना है, ना कि दो दो या तीन तीन। ठीक है। तो ये आपने, अब हमने यूज करी है WP रॉकेट, तो हमने WP ऑप्टिमाइज जो है उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। पहले आप इस प्लगइन को डिलीट करेंगे, देन आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करें। तो यहाँ पे ही आपके पास जो है वो आ जाएगा सेटिंग्स के अंदर WP रॉकेट। इसको आप यहाँ पे जाके ओपन करें, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तकरीबन हर चीज़ को जो है वो यहाँ पे कैटर किया जाता है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डैशबोर्ड इसका मिल जाता है, इसके ऊपर लिखा हुआ लाइसेंस इनफिनिट नल्ड वर्जन है, बेसिकली 2030 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। कैशे आप क्लियर कर सकते हैं, कैशे भी इसके अंदर ऑप्शन होता है कि कैशे की फाइल भी बना के रख सकता है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये कैशे, मोबाइल कैशे आपके पास है जी। इसको आपने इनेबल करना है फॉर मोबाइल डिवाइसेस, सेपरेट कैशे फॉर मोबाइल डिवाइसेस को आप ऑन कर सकते हैं। इनेबल कैशिंग फॉर लॉग्ड इन वर्डप्रेस यूजर, जो लॉग्ड इन है उनके लिए आपने कैशे इनेबल करनी है, नहीं करनी है आपकी मर्जी है। कैशे का लाइफ स्पैन कितना होगा, 24 आवर्स भी आप रख सकते हैं, 7 डेज भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितना आपकी वेबसाइट पे मैंने आपको बताया था कि बेसिक चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से आप इसका कैशे का लाइफ स्पैन रखते हैं। लाइक आपकी वेबसाइट में हफ्ते में एक दफा काम होता है, उसके ऊपर हफ्ते में एक दफा अपडेट होती है, तो आप उसका जो स्पैन है वो आप 7 डेज रख सकते हैं। ठीक है। जब आपका काम हो तो उस टाइम आप जो है वो यहाँ पे उसको जो है वो पर्ज कर दें, कैशे क्लियर कर दें, तो दोबारा से जो है वो उसकी बन जाएगी। अदरवाइज वो 7 डेज बाद दोबारा ऑटोमेटिकली जो है वो उसको क्रिएट कर लेगा। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास आ जाए फाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आप देखें तो CSS और जावास्क्रिप्ट के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कि आप उनको मिनीफाई कर सकते हैं। और कोई अगर एक्सक्लूड करनी है CSS फाइल जिसको आपने मिनीफाई नहीं करना, तो उसका आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। CSS डिलीवरी को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप वेबसाइट को जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइज करने जाते हैं, तो एक जो मसला आता है वो आता है अनयूज्ड CSS या अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, जो चीज यूज ही नहीं हो रही। तो उसको आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं कि जी अनयूज CSS जो है वो आप उसको रिमूव कर दी जाए। तो यहाँ पे आप उसकी सेफ लिस्ट में लिंक भी डाल सकते हैं कि भाई इसको ना किया जाए, बाकी सबको कर दिया जाए। तो ये भी आपकी मर्जी है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, तो इसको भी आप मिनीफाई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स को, कि इकट्ठा एक ही जगह पे कंबाइन कर दो। को एक्सक्लूड भी करना चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं या डिले भी कर सकते हैं। मतलब लोड कर सकते हैं डेफर्ड जावास्क्रिप्ट को, या आप चाहें तो आप डिले कर सकते हैं, कि भाई जावास्क्रिप्ट की जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि जी फलां की जो है वो एग्जीक्यूशन जो है होनी चाहिए, और फलां की नहीं होनी चाहिए, फलां की जो है वो प्लगइन्स की डिले होनी चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं।
तो ये आपके पास यहाँ पे बड़े डिटेल्ड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं, फाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी, कैशे के अंदर भी। उसके बाद आपके पास जो मीडिया आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास लेजी लोडिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, कि लेजी लोड इमेजेस भी इनेबल होंगी, सीएसएस बैकग्राउंड इमेजेस या आई फ्रेम एंड वीडियोस। और आपके पास जो मिसिंग अगर इमेज डायमेंशन है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होंगी, ऐड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास बड़े जो है वो डिटेल्ड ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छा बेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि बेस्ट पेड प्लगइन जो है वो तस्वर किया जाता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ओहो। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे प्री लोड में। तो प्री लोड में आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, प्री लोडिंग, कि भाई जब आपका कोई भी जो व्यूअर आएगा, कस्टमर आएगा, वो अगर किसी जगह पे जाके होवर करता है, लाइक वो इसके ऊपर जाता है डब्ल्यू पी रॉकेट के ऊपर, तो अब आपको पता लग जाएगा कि इसको पता लग जाएगा कि यार ये डब्ल्यू पी रॉकेट पे क्लिक करने वाला है। तो वो उसके जो एसेट्स हैं उनको क्या करेगा, वो प्री लोड करके रख देगा, ठीक है, ताकि जब वो क्लिक करे तो फिर ज्यादा टाइम ना लगे। इस तरह से लिंक प्री लोडिंग जो है वो इनेबल कर देगा। ठीक है, ये आपका जो परसीव्ड लोड टाइम है डाउनलोडिंग का पेज से, वो आपको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है लोड टाइम को। कोई और डीएनएस रिक्वेस्ट प्री फेच करके आपने रखवानी है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फोन्स अगर आपके पास कोई फाइल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि उनको भी वो प्री लोड पहले ही करके रख ले, ताकि ज्यादा टाइम जो है वो ना लगे। ये सारे जो है वो आपके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जिस क्योंकि आपकी जो पेज लोड टाइम है वो रिड्यूस होगा, तो आपकी जो चीजें हैं वो सारी क्या होंगी, बेहतर होती जाएंगी। उसके बाद एडवांस रूल है, यहाँ पे आप नेवर कैशे बता सकते हैं कि इस यूआरएल को कैशे इसकी कभी भी नहीं बननी चाहिए। या कुकीज बता सकते हैं, या यूजर एजेंट, या ऑलवेज पर यूआरएल, या कैशे कोई स्ट्रिंग से कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ये कहें कि ये जी इसका जो कैशे फाइल है वो सेव नहीं होनी चाहिए, तो उसके आप यहाँ पे लिंक्स दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास डेटाबेस, पोस्ट क्लीनअप आप कर सकते हैं, रिवीजन हैं, 5 रिवीजन को डिलीट कर दें, ऑटो ड्राफ्ट हैं, ट्रैश पोर्ट्स हैं, कमेंट्स हैं, ट्रांजिएंट्स हैं, डेटाबेस क्लीनअप है, ऑटोमेटिक क्लीनअप भी आप यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं डेली, या फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, यदि वीकली या मंथली जो है वो आपने कब करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास सीडीएन है, सीडीएन आपके पास जो है वो एक पेड ऑप्शन है। सीडीएन बेसिकली क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है बेसिकली, कि आपके पास जो इमेजेस होती हैं वो आप किस जगह पे रखवा देते हैं, एक जगह पे, वो उनको डिफरेंट आपके पास सीडीएन जब आप बाय कर लेते हैं बेसिकली, मतलब आपने रॉकेट सीडीएन बाय कर लिया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपने बाय कर लिया, अब उसने क्या किया, जो आपकी डिफरेंट फाइल्स या डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट फॉन्ट्स की फाइल या किसी सीएसएस की फाइल या जावास्क्रिप्ट कोई भी डिफरेंट फाइल्स है, वो क्या करता है, उसको डिलीवरी नेटवर्क पे रखवा देगा। मतलब अमेरिका में एक नेटवर्क पड़ा है, वहां पे रखवा दिया, एक पड़ा है यूके में, यूरोप में, एक पड़ा है पाकिस्तान, एशिया में। अब क्या होगा कि जैसे ही जो है वो आपकी वेबसाइट लोड होगी, तो वो जो नजदीकी नेटवर्क होगा, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का ये फायदा है कि उसने डिलीवरी बना ली एक नेटवर्क की, कंटेंट मतलब वो नेटवर्क एक बना लिया, तो अब कंटेंट का आपका एक नेटवर्क बना लिया, तो अब जब जहां से कोई व्यूअर उसको एक्सेस करना चाहेगा, उसको जो नजदीकी जो उसके पे नेटवर्क पे पड़ा होगा, वो वहां से उसको जो है वो डाटा ला के दे देगा, तो इस वजह से जो आपका टाइम है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान में कोई लोड कर रहा है और उसको अमेरिका के सर्वर पे डाटा पड़ा है, वहां से लाना पड़ा है, तो ऑब्वियसली कुछ सेकंड्स जो है वो जरा ज्यादा लग जाएंगे, बेशक मिनट शायद ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर वो एशिया में पड़ा है तो वो जो सेकंड्स जो ज्यादा लगने थे या जो मिनट ज्यादा लगना था वो जरा कम हो जाएगा। तो गेम तो सेकंड्स या मिनट की ही होती है। ठीक है जी। उसके बाद हार्ट बीट है आपकी, जो वर्ड प्रेस की, उसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। बिहेवियर इन बैकएंड जो चल रहा है उसको आप लिमिट कर सकते हैं कि जो उस पर एक्टिविटी रिड्यूस कर दी जाए। बिहेवियर इन पोस्ट एडिटर जो चल रहा है उसके ऊपर आप एक्टिविटी रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे भी आप एक्टिविटीज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट एड ऑन्स हैं, इसके अगर आप वो चाहें तो वो भी आप इनको कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो है वो पेड होंगे, जैसे वेब की कंपैटिबिलिटी है, क्लाउड फेयर है, सुकूरी है, जो सिक्योरिटी का प्लगइन है। इस तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप इमेजिफाई कर सकते हैं, इमेजिफाई के ऊपर आपको जो फ्री में मिलता है वो तकरीबन शायद 50 इमेजेस जो है वो आपको फ्री में मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके बेहतर है कि जो हमने डब्ल्यू ऑप्टिमाइज किया था उसके थ्रू आप जो है इमेज ऑप्टिमाइज कर लें। उसके बाद आपके पास टूल्स हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप इसकी सेटिंग्स, इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे अगर कोई पुरानी वेबसाइट डाउनलोड की हो तो यहाँ पे आके अपलोड भी कर सकते हैं। रोल बैक कर सकते हैं इसका इंस्टॉल वर्जन का। गूगल फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको इनेबल कर सकते हैं। और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिस्ट को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये एक प्लगइन है डब्ल्यू पी रॉकेट, जिसके ऊपर बड़े डिटेल्ड में सारे के सारे चीज़ों के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जो जो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपका जो है वो क्लाइंट कभी आपके आए और वो कहे कि जी मैं आपको पे करता हूँ और आप जो है वो मुझे ये पेड प्लगइन के साथ करके दें, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आपके पास, जो आपका जो है वो क्या करेगा, आपको स्पीड ऑप्टिमाइज करके देगा आपके क्लाइंट की वेबसाइट की।
ठीक है। अदरवाइज आपको दो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक आपके पास एआई का ऑप्शन अवेलेबल है, और दूसरा आपके पास जो है वो क्या ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा आपके पास फ्री का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन थी। इसमें कोई मसला मसाइल अगर है तो बताएं। हाँ जी, है कोई मसला मसाइल तो जल्दी जल्दी बता दें भाई। जी जी, फिग्मा वाले भी कर देगा सर। फिग्मा का आप उसको लिंक दें वो कर देगा। जी जी, समी बताएं क्या क्वेश्चन है। यार अगर वो क्लाइंट आपको कोई फाइल में फिग्मा का डिजाइन देता है, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, क्लाइंट आपको फिग्मा का लिंक ही देगा। ठीक है। अदरवाइज अगर वो इस तरह का देता है तो फिर उसका कोई भी जुगाड़ आप लगा सकते हैं, लाइक उसको आप जो है वो अपलोड करवा दें किसी लिंक पे, लाइक ड्राइव के लिंक पे या कहीं पे, उसको टेस्ट किया जा सकता है। ड्राइव पे आप उसको अपलोड करवा दें, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, वो लिंक उसको देकर टेस्ट कर लें। तो इस तरह से जो है वो उसको टेस्ट किया जा सकता है कि शायद वो इस तरह से वर्क कर ले। अदरवाइज जो है वो फिग्मा का क्लाइंट से जो है ना वो मांग लें लिंक, भाई मुझे फिग्मा का लिंक चाहिए। हाँ जी समी साहब, कोई क्वेश्चन था आपका, किधर गए हैं आप, क्वेश्चन करें। मेरे क्लाइंट की वेबसाइट इजोइक से मोनेटाइज्ड है एंड मैंने डब्ल्यूपी रॉकेट्स ऑप्टिमाइजेशन की थी कंप्लीट, बट पेज फीड इनसाइड में सेम रिजल्ट शो हो रहे थे। जब इजोइक एड्स को डिसेबल करता हूँ तो स्पीड 99% होती है। इन 10 केस क्या करना चाहिए? यार उसका मसला ये है कि जो इजोइक है उस वो कुछ फाइल्स यूज करी होगी लाइक जावास्क्रिप्ट की, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो डिफ हो रही होगी। तो आप उनकी जो जो वो फाइल्स यूज कर रही है, वहां पे वो पेज फीड इनसाइड दिखा रहा होगा, उसको आप डेफर्ड कर दें, उसको डिले से करवा दें। उससे तो मोनेटाइजेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एड्स तो शो हो जाएंगी, 2 सेकंड बाद शो हो, 3 सेकंड बाद शो हो जाएंगे, तो उनको आप जरा डिले करवा दें, उनको आप डेफर्ड करवा दें। ये उसका सोल्यूशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी। चलें जी, मेरे ख्याल अब आगे जो है वो चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं एसईओ की तरफ, कि हमारे पास जो है वो एसईओ के कौन कौन से ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस की हद तक। जाहिर है एसईओ करनी है, फंक्शनैलिटी है, उसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, प्लगइन। तो कौन सा प्लगइन है, कौन कौन से प्लगइन है हमारे पास? पहली लाइन में 3 प्लगइन है, तीनों ही अच्छे हैं। योस्ट एसईओ है, रैंक मैथ है, या ऑल इन वन आपके पास जो प्लगइन है। योस्ट एसईओ भी आपके पास अच्छा प्लगइन है, रैंक मैथ भी अच्छा है, और ऑल इन वन भी अच्छा आपके पास जो है वो प्लगइन है। ठीक है, तीनों तकरीबन सेम सेम है, तकरीबन तीनों के पास चीज़ें भी सेम सेम है। पर इसके अंदर ये है कि ये स्कोर जो है वो आपको लाइट्स की सूरत में दिखा देता है, और ये आपको जो है वो स्कोर नंबरिंग की सूरत में बताते हैं कि जी 80% स्कोर हो गया या 90% हो गया। हम ऑल इन वन के साथ जो है वो इसको चीज़ें कर लेते हैं। बाकी आप रैंक मैथ और योस्ट एसईओ जो है वो खुद देख सकते हैं। तकरीबन तीनों में कोई भी खास डिफरेंस जो है वो नहीं है, तकरीबन तीनों जो है वो सेम है, और तीनों अच्छे प्लगइन्स हैं। तीनों के थ्रू जो है वो आप इनकी एसईओ जो है वो कर सकते हैं। ऑल इन वन एसईओ हम कर रहे हैं, बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन इजीली इंप्रूव एसईओ रैंकिंग्स एंड इंक्रीज ट्रैफिक। तो इसके थ्रू जो है वो हम जरा करके देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो हमें ऑप्शंस ये देता है एसईओ के। इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, कुछ आपके पास फ्री में है, कुछ पेड में है। सर्च अपीयरेंस, सोशल नेटवर्क, साइट मैप्स, लिंक असिस्टेंट, ट्री डायरेक्ट्स, लोकल एसईओ एनालिसिस, ये सारी चीजें कुछ हैं आपके पास। कुछ जो है वो फ्री में है, कुछ पेड में है। हमें काम जो किस चीज से है, अपनी पोस्ट से या पेजेस से, जहाँ पे हमने एसईओ जो है वो मोस्टली करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो ये आपको बता रहा है कि जी इसका हेडलाइन का स्कोर आपका ये है, और ट्रू एसईओ स्कोर आपका यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। हम यहाँ पे कोई जो है वो पोस्ट ऐड कर लेते हैं।
इसको हम जरा बंद करते हैं। इस तरह से आपके पास ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो स्कोर कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हेडलाइन यहाँ पे 100/100 है, क्योंकि अभी कुछ हमने लिखा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब हमने ये एक किस्म का, आप समझे कि एक ब्लॉग हमारा था, जिसका हमने एक टाइटल दिया, अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज या डिप्लोमास या सर्टिफिकेट्स, और नीचे हमने जो है वो ब्लॉग लिख दिया। अब यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं, ठीक है, यहाँ पे उस ब्लॉग था, नीचे आप देखें तो ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल थी, जिसको आप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाती हैं चीजें। अब यहाँ पे देखें, ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स का टैब है, जनरल है, उसके अंदर सोशल है, स्कीमा है, लिंक असिस्टेंट है, रीडायरेक्ट्स है, एसईओ रिवीजन है, एडवांस्ड है। जनरल में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज का प्रीव्यू। आपके जो पेज है, ये जो ब्लॉग है, ये गूगल पे किस तरह से शो होगा, सर्च इंजन पे किस तरह से शो होगा। ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, नीचे सॉरी मतलब टाइटल होगा, उसके बाद लिंक होगा, और उसके बाद आपका जो टाइटल है, जो आपके ब्लॉग का टाइटल है वो होगा, देन उसकी जो एक्सर्प्ट है वो होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट का टाइटल है वो कैसे होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें, पोस्ट का टाइटल है, सेपरेटर है, साथ में साइट का टाइटल है। तो आप चाहें तो इस पोस्ट के टाइटल को आप जो है वो यहाँ पे बेशक डिलीट कर दें, चेंज कर दें, कि ये जो जो आपका किस तरह से आपने वहाँ पे जो सर्च इंजन है लाइक गूगल पे आपने किस तरह से शो करवाना है, उसको आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने साइट टाइटल अगर मैं कह देता हूँ डिलीट, तो अब ये देखें, ये डैश के बाद आपका डिलीट हो गया। अब यहाँ पे सेपरेटर डिलीट करूंगा तो ये डैश भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, ये ले। और यहाँ पे पोस्ट का टाइटल भी डिलीट कर देता हूँ तो वो भी डिलीट हो जाएगा। वहां पे अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एचईसी। अब ये जो टाइटल आपने देना है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जिस टारगेट कीवर्ड पे आप अपना ब्लॉग जो है वो रैंक करवाना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पे आपने तस्करा जरूर करना है। वो इस पोस्ट टाइटल के अंदर आपका जो टारगेट कीवर्ड है एक, वो यहाँ पे लाजमी होगा। उसके बगैर ये टाइटल जो है वो आपने नहीं बनाना। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपका टाइटल ये बनेगा, पोस्ट का टाइटल, या ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन बनेगी, उसके अंदर जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपका जो टारगेट कीवर्ड है, वो आपने यहाँ पे जरूर रखवाना है। मतलब आपका जो है वो एचईसी अटेस्टेशन है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे अपना टारगेट कीवर्ड जो है वो जरूर रखवाना है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको हायरार्की भी डिफाइन कर सकते हैं जी, पोस्ट टाइटल सेपरेटर और मेरा साइट टाइटल। आइए यहाँ पे और भी आपका टैब अवेलेबल है। ऑथर का नेम दिखाना है, ऑथर कैटेगरीज दिखानी है, कैटेगरी टाइटल, करंट डे, करंट मंथ, पोस्ट कंटेंट, पोस्ट एक्सेप्ट, जो चीज भी आप यहाँ पे दिखाना चाहें वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद ये मेटा डिस्क्रिप्शन, अब मेटा डिस्क्रिप्शन देखेंगे 4600 की है, ठीक है। उसके अंदर पोस्ट एक्सेप्ट है, क्योंकि एक्सेप्ट हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। ठीक है जी, यहाँ पे भी अब तक हमने एक्सेप्ट जो है ऐड नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, वो इस डिस्क्रिप्शन को ही उठा रहा है पूरी की पूरी को, और वो यहाँ पे शो करवा रहा है। लेकिन वो यहाँ पे जो है वो शो सिर्फ 160 मैक्स की होगी, बाकी डॉट और डॉट आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे डॉट और डॉट आ रहा है, लेकिन वो इसको जो है वो रेड शो करवा रहा है, मार्क करवा रहा है। इसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आती है फोकस की फ्रेज, ठीक है, कि ये किस टारगेट कीवर्ड को आप यूज करते हुए ये ब्लॉग जो है वो आपने लिखा है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। मतलब मैंने बता दिया जी एचईसी डॉक्यूमेंट्स, मैंने ये फोकस की फ्रेज ऐड कर दी। एक ही आप ऐड कर सकते हैं, उसके जो दूसरी ऐड करेंगे तो उसके लिए फिर आपको जो है वो पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा। अब ये एक मैंने ऐड किया, उसका इसने स्कोर बता दे रही कि 38/100 उसका स्कोर है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मसले ही है अभी इनको हम देखते हैं। उसके बाद पेज एनालिसिस, ओवरऑल इसका पेज एनालिसिस कर रहा है कि कौन क्या मसले जो है वो बेसिक एसईओ के हैं, कुछ टाइटल के हैं, कुछ रीडेबिलिटी के हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको जो है वो रिजॉल्व करना है। एक तो ये फोकस की फ्रेज वालों को, और दूसरा आपने ये बेसिक वालों को। तो आपका ये जो हेडलाइन एनालाइजर है, इसको भी आपने बेहतर करना है, और ये आपका जो ऑल इन वन एसईओ का जो स्कोर, पेज स्कोर है, वो जब आप ये पेज एनालिसिस ठीक करेंगे तो आपका ये स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा। अब क्या मसला है जी, पहले हम आ जाते हैं फोकस की फ्रेज पे। फोकस की फ्रेज है वो एसईओ टाइटल में नहीं है, ये एक मसला है। एचईसी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आ जाए जी। ये आपने जो हमने क्या कर दिया, टाइटल में लिख दिया एचईसी अटेस्टेशन ऑफ एचईसी डॉक्यूमेंट्स। अब एक हमारा मसला खत्म हो गया, 38 से हो गया 50 पे, यहाँ पे भी 60 हो गया। फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है पोस्ट एक्सेप्ट के अंदर, इसके अंदर भी वो कह रहा है कि भाई ये जो फोकस की फ्रेज है वो नहीं है आपके पास। आप यहाँ पे भी आए, आप यहाँ पे लिखें दिस इज ब्लॉग, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग
describing the process of HGC of attestation. This is the describing the process of attestation of HGC documents. तो ये हमने एक दफा जो है इसके अंदर यूज कर दी। अब आपका स्कोर यहाँ पे 63 हो गया और यहाँ पे आपका ये मसला भी हल हो गया, इसका भी स्कोर आपका 62 हो गया। अब बाद में वो कह रहा है जी फोकस की फ्रेज आपके यूआरएल में नहीं है, यानी कि जो आपका यहाँ पे लिंक है उसके अंदर नहीं है। इसको सबसे पहले तो आप जरा पब्लिश कर लेना ताकि हम इसका यूआरएल चेंज करें। अच्छे से डॉक्यूमेंट्स आ गया ना, अब आ गया होगा। 65 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, कि जो आपका इंट्रोडक्शन है यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर नहीं है, तो इधर आप लिख दें। ठीक है जी, इसके अंदर अब आपने लिख दिया तो आपका ये मसला भी हल हो गया। 82 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। अब फोकस की फ्रेज डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो आपकी लो है, 0.15% है। ठीक है, वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 0.5% से ऊपर होनी चाहिए, 1 to 2% होनी चाहिए। यानी कि ये जो आपका कीवर्ड है इसको आपने ज्यादा दफा यूज करना है। ज्यादा दफा कितनी दफा? 1 से 2%। मतलब हम यहाँ पे इसको जो है वो 1 2 दफा यूज करते हैं। मतलब इसको मैं यहाँ पे अब यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैंने 3 4 दफा यूज किया है। कितनी होगी है? आपकी डेंसिटी ठीक होगी है। कितनी है? 0.6% है। तो आप इसको मजीद भी बढ़ा सकते हैं, आपने 0.6% में नहीं रहना। आपने तकरीबन 1 से 2% जो है वो इसको आपने रखना है। आप कितनी होगी? 0.9% होगी। 2 3 दफा और यूज करें। 1 से 2% का क्या मतलब है? 1 से 2% का मतलब ये है कि भाई 100 वर्ड्स हैं, तो उसके अंदर 1 दफा 2 दफा तकरीबन यूज हो तो 2% बनेगा। अब आपकी तकरीबन 1.35% होगी। ठीक है जी। अब ये आपके पास एच डॉक्यूमेंट्स के जो की फ्रेज थे उसके आपके सारे मसले फोकस की फ्रेज के आपने खत्म कर दिए। 100 आउट ऑफ 100 हो गया। अब आप नीचे आ जाए तो आपके पेज एनालिसिस है। बेसिक एसईओ के 2 मसले हैं। क्या मसला है? नहीं, फोकस की फ्रेज इन कंटेंट हो गया, इंट्रोडक्शन में भी आ गई, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ गई, यूरल में भी आ गई, और उसकी लेंथ भी फोकस की फ्रेज की ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो शॉर्ट है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? हमने यहाँ पे रखी हुई मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है? पोस्ट एक्सेप्ट। तो अब पोस्ट एक्सेप्ट के इसका मतलब है कि जो आपकी वो है वो ज़रा शॉर्ट है। इसको आपको यहाँ पे जरा हम इसको डबल कर देते हैं, आप शायद बढ़ गई होगी, ओवर 160 करेक्टर हो गया। तो हम इसको यहाँ से ज़रा थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपकी ये ठीक होगी है। ठीक है जी, इतनी आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आप देखें इसको, अब ये 137 आउट ऑफ 160 है। ठीक है जी, तो इतनी आपने तकरीबन ये मैटर एक्सेप्ट जो है वो इसका लिखना है। अच्छा जी, इंटरनल लिंक्स आपके पास कोई नहीं है जी। मतलब आपने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक है, इंटरनल नहीं है। एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे लगा होगा कहीं पे, HEC का या किसी चीज़ का। जो है ये देखें, ये मैनुअल पे नहीं, ये हाँ ये देखें ये लगा हुआ है। एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, इंटरनल नहीं लगा हुआ। अब इंटरनल के क्या मतलब है? कि अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ रीडायरेक्ट नहीं हो रही, उसको आपने कराना है। मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ें और यहाँ पे ये आपने अपनी वेबसाइट पे करवा दिया। तो अब देखते हैं इंटरनल लिंक आ गया या नहीं आया। अभी भी नहीं आया, इसने उसको नहीं किया। तो हम किसी और जगह पे भी कराते हैं, नोटिस को हम कराते हैं, लिंक देते हैं। एक मिनट, ये देखें, ये अब आपके पास आ गया। आप अपने यहाँ पे सैंपल पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवा दें, तो आपका ये जो इंटरनल लिंक है ये भी आ जाएगा। ठीक है जी, इंटरनल लिंक आ गया। अब आपके बेसिक एसईओ के मसले सारे यहाँ पे आपने खत्म किए, तो आपका स्कोर कितना हो गया? 74। अब आप आ जाए टाइटल पे। टाइटल पे आपके मसले हैं कि जी फोकस की फ्रेज जो आपका बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल है उस पे आनी चाहिए, और एसईओ के टाइटल की जो लेंथ है वो जरा छोटी है। तो यहाँ पे आप करें जी इसको, HEC डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन प्रोसेस
टिप्स। अच्छा जी, अब इसको हमने किया तो हमारा ये तो हो गया रिजॉल्व। वहां पे भी 81 ग्रीन में आ गया, लेकिन अभी टाइटल की लेंथ जो है वो जरा अभी भी छोटी है। यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं, जब हम इसमें हेडलाइन पे आते हैं तो ये भी हम इसको बेहतर कर लेंगे। रीडेबिलिटी पे आ जाए जी, 5 मसले हैं। क्या है जी? इमेज या वीडियो कोई नहीं है। ठीक है जी, इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंसर्ट करें क्या जी? इमेज। कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ठीक हो गया। इमेज इंसर्ट हो गया है। पैसिव वॉइस में 27% पैसिव वॉइस में उनको कम करना है। ट्रांजिशन वर्ड यूज हुए में ओनली 12.8%, उनको आपने ज्यादा यूज करना है। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं हुई कि भाई यहाँ पे ना सब हेडिंग जो है वो कोई आपने यूज नहीं की, या वो लॉन्ग है, तो आप इनको जो है वो यहाँ पे मतलब इसको जो है वो हम क्या कर देते हैं, हम इसको हेडिंग बना देते हैं। एक मिनट। अच्छा, इसको हमने कर दिया H2। और यहाँ पे हम इसको जो है ना वो कर देते हैं, सॉरी। अच्छा, ये इसके अंदर है। 300 वर्ड का है, अब वो कौन सा है? एक मिनट जी। पता नहीं, बहरहाल अच्छा चले, इसको छोड़ें, टाइम नहीं जाया करते। बहरहाल यहाँ पे जब आपके रीडेबिलिटी इशू है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे सब हेडिंग्स देनी है। ठीक है जी, मतलब ये जो ए का वो कह रहा है कि आपका जो है, जो आपका सेक्शन है उसने ये हाईलाइट कर दिया है, वो अब आपका जो सेक्शन है ये वाला, ये देखें इसको किया हुआ है। तो ये जो सेक्शन है ये 300 इसके अंदर जो है वो वर्ड्स हैं, और वो आपके पास जो है वो उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स नहीं है, तो आपने यहाँ पे सब हेडिंग्स देंगे तो स्कोर मजीद बढ़ जाएगा। फ्लैश रीडिंग इज द कॉपी स्कोर जो आपको 29.1 है, यानी कि इसका जो बेसिकली डिफिकल्टी है वो जरा ज्यादा है। नॉर्मल लोगों से जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसका जो स्कोर है वो 29.1 है, इसको जो है वो कम होना चाहिए। सॉरी, कॉपी का स्कोर ज्यादा होना चाहिए, और ये डिफिकल्टी तब जो है वो जरा कम हो जाएगी। जब इनको आप बढ़ाएंगे तो ये आपका 90% प्लस चला जाएगा। 90 प्लस जो है वो आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर जो है वो एसईओ का कंसीडर होगा। ठीक है जी। टाइटल को भी हम देखते हैं, यहाँ पे बाबा आ जाए तो ये आपके पास अब क्या है, ये आपके पास यहाँ पे ये स्कोर आ गया इसका। अब इसको आते देखते हैं हम हेडलाइन को। अब यहाँ पे देखें तो ये देखें कि यहाँ पे आपका जो था इसका था 45, लेकिन जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे इसका जो है वो 37 हो गया, HEC डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन प्रोसेस टिप्स को। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा मजीद हम इसको चेंज करें अगर। अब हमने इसको जो है वो चेंज किया, अब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो आप देखें इसका स्कोर कितना हो गया, 57। यहाँ पे भी इसका स्कोर 87 हो गया। और जो टाइटल वाला हमारा मसला था वो भी हमारा रिजॉल्व हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके दो मसले और आ गए हैं। फोकस की फ्रेज से क्या हो गया कि जो सब हेडिंग है उसके अंदर भी आपकी फोकस की फ्रेज होनी चाहिए, और जो इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट है, इमेज का जो आपका एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट, उसके अंदर भी आपकी फोकस की फ्रेज होनी चाहिए, यानी जो आपका टैग है इसके अंदर भी आपका यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस इमेज को जब आप एडिट करेंगे तो इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट भी आपने इसको सही करना है। अब इसका यहाँ पे स्कोर है, तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जी कॉमन वर्ड इसके अंदर 0% है, एटलीस्ट आपने 20 to 30% यूज करने हैं। अनकॉमन वर्ड्स आपने 14% है, तो ठीक है, यानी कि बेस्ट। इमोशनल वर्ड आपने यहाँ पे यूज नहीं किया, इमोशनल वर्ड भी आप इस राइटर के अंदर यूज करेंगे। पावर वर्ड भी आपने इसके अंदर यूज करना है, एटलीस्ट एक पावर वर्ड यूज करना है। सेंटिमेंट आपके ये न्यूट्रल है इसके। ठीक है जी। हेडलाइन टाइप इसकी क्या है, लिस्ट है। करेक्टर काउंट
40 है गुड है, वर्ड काउंट 7 है गुड है। तो इस तरह से आप इसका स्कोर भी बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको ट्राई न्यू हेडलाइन भी करवाएगा कि आप यहाँ पे इसको एनालाइज करें। मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 बेस्ट टिप्स टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम HEC। इसको एनालाइज करके दो जी मुझे, इसका क्या स्कोर होगा। तो अब ये देखें, इसका 68 स्कोर होगा इसका। लेकिन मसला ये है कि मैंने जो वो रखना है, जो मेरी की फ्रेज है उसको मैंने स्टार्ट में रखना है। HEC डॉक्यूमेंट्स 10 बेस्ट टिप्स टू अटेस्ट। इसको हम जरा देखते हैं। इसका देखें 57 है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसका बहरहाल कोई जो है वो ऐसा वजन निकालेंगे जिसका स्कोर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। अब ये देखें ये 54 पे आ गया। तो ये हमें सबसे फिलहाल बेस्ट मिला है, 10 बेस्ट टिप्स टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम HEC। ठीक है। तो इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसको लिए जो है वो इसको थोड़ा सा मजीद ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड स्कोर इज बिटवीन 70 एंड 90। ठीक है। तो आपने ये उसको जो है बेहतर करना है, उसको बेहतर कर लेंगे तो फिर आपका जो है ये बेहतर हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके पास जो है वो आपको मिलते हैं कि आप किस तरह से जो SEO है वो कर सकते हैं। इसी तरह से हम अब इस पे जाते हैं। वो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो होते हैं, ये क्या सारे के सारे। अच्छा जी, जनरल में थे, ये हमने देख लिया। जो आपका प्रीव्यू किस तरह का है, उस प्रीव्यू को आप चेंज कर सकते हैं कि गूगल पे किस तरह से आपका प्रीव्यू जो है वो शो होगा। उसको आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। देन आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फोकस की फ्रेज को आप सेट करेंगे, और आपके जो पेज एनालिसिस उस पर जो एरर्स हैं उनको आप सेट करेंगे। उसके बाद आप आ रहे हैं सोशल पे। तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि भाई ये फेसबुक पे आपका किस तरह से जो है ब्लॉग जो है वो शो होगा। लाइक फेसबुक पर अगर कोई लिंक डालता है तो उस पर किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो शो हो रहा है, अगर इसको भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पे फेसबुक टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं आप। फेसबुक डिस्क्रिप्शन को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इमेज सोर्स भी आप यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हैं या वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आपको यहाँ पे ट्विटर पे किस तरह से शो होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो आपने अगर फेसबुक को सेट कर दिया और आप चाहते हैं कि फेसबुक की तरह ही ट्विटर पे भी शो हो, तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे उसका आके सेटअप जो है वो सेपरेट कर सकते हैं कि टाइटल एक्स का एक्स पे टाइटल, एक्स पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद स्कीमा का ऑप्शन है, इसका आप जो है स्कीमा जनरेट करवा सकते हैं या वैलिडेट करवा सकते हैं, न्यू करवाना चाहें। अदरवाइज एक जो आपका स्कीमा जो है वो बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है ब्लॉग पोस्ट का, वही जो है यूज होगा। उसके बाद जो आपका लिंक असिस्टेंट है या रीडायरेक्ट्स है या एसईओ रिवीजन है, ये आपके पास जो है इसके ऊपर पेड जो है वो वर्जन में अवेलेबल होता है। अगर कहीं पे आपने जो है वो रीडायरेक्ट्स करवाना है, ठीक है, या आपका जो है वो लिंक असिस्टेंट है, एक्शनेबल लिंक सजेशन है, या सी ऑरफेंड है, या सी एफिलिएट लिंक्स हैं, या टॉप डोमेन रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो आपके पास अवेलेबल होती हैं प्रो में। इस तरह से एडवांस्ड है तो रोबोट सेटिंग्स को आप डिफॉल्ट सेटिंग्स में रखते हैं। अगर कोई कैनोनिकल यूआरएल आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। इन डिटेल्ड के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप डिटेल्ड एसईओ करना चाहते हैं, इंडेक्सिंग भी, रोबोटिक्स क्या होते हैं, रोबोट्स क्या होते हैं, और जो है वो बैक लिंकिंग क्या होती है, ये सारा अगर आप करना चाहें तो एसईओ का एक प्रॉपर कोर्स है जो आप कर सकते हैं हादी लर्निंग से, एसईओ विद एआई का। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, और ये एक पे नहीं है, तकरीबन सब पे ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये ऑल इन वन एसईओ को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है इसका 87 और इसका 57। ठीक है जी। इसी तरह से सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पे पेजेस पे भी इसी तरह से आपके पास जो है वो स्कोर आएगा। ठीक है। अब ये आपके पास है सारे के सारे, इसका जो भी आप नाम रखा होगा, टाइटल होगा, जो भी आपके पेजेस होंगे सारे। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है वो किधर है पेज, इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ, इसका वो वाला, अच्छा खैर। तो यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस होंगे उनको भी आप जाके सेम तरीके से जो है एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने एलिमेंटर पे पेज बनाया है और उसको आपने एलिमेंटर भी हो, तो हमने देखा ना डिफॉल्ट बिल्डर पे, अगर अब आपने एलिमेंटर पे बनाया है और आप उसको एलिमेंटर पे एडिट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से एडिट करेंगे। तो सेम ऑप्शन आपके पास एलिमेंटर के बिल्डर के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आए सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे किधर गए, अच्छा वो सेफ में उसने उठाया नहीं है, 1 मिनट रुके।
ये इनेबल सेफ मोड जब आप आता है, जब इसको आप इनेबल करते हैं तो ये बात याद रखें कि जितने भी प्लगइन्स होते हैं ये फिर उनकी एक्सेस यहाँ पे नहीं देता। और अगर ये इनेबल सेफ मोड करने से आपका ओपन हो जाता है और वैसे ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका कोई प्लगइन जो है वो इसकी रुकावट बन रहा है इसको ओपन करने में। WP रॉकेट हमने कर दिया डिलीट। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास जब आप सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो ये आपके पास ऑल इन वन एसईओ का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। जनरल के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, प्रीव्यू किस तरह से है, फोकस की फेज ऐड कर सकते हैं, बेसिक एसईओ के क्या एरर है, टाइटल का क्या एरर है, रीडेबिलिटी की क्या एरर है। ठीक है, इस तरह से वापस चलें तो आपके पास सोशल में किस तरह से शो होगा, लाइक फेसबुक पे, या जो आपके पास जनरल में किस तरह से शो होगा गूगल पे या डिफरेंट ब्राउजर्स पे, ब्राउजर्स पे, सर्च इंजन पे, और सोशल में फेसबुक या ट्विटर पे किस तरह से शो होगा। ठीक है जी। उसके बाद स्कीमा है, रीडायरेक्ट्स हैं, एसईओ रिवीजन है, एडवांस्ड है, वो सारी सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल होती है। तो सेम एज इट इज इसी तरह से ही है आपके पास जो दूसरे डिफरेंट प्लगइन्स हैं वो भी आपके पास इसी तरह ही है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन होता है एसईओ करने का कि आप वर्ड प्रेस पे किस हद तक एसईओ जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक एसईओ की मैंने बात की है कि ये आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसको जो है वो चेक करवाएंगे, मतलब हम पेज स्पीड पे जाते हैं, तो जो इसके अंदर जो है वो एरर्स आपके यहाँ पे आएंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई इसके अंदर एसईओ का ये इसका स्कोर है और ये इसके जो अंदर मसले मसाइल है। तो ये देखें एसईओ इसके अंदर आप जो है वो 100% आपको यहाँ पे शो हो रही है। डेस्कटॉप पे भी आपको एसईओ जो है वो 100% शो हो रही है। फास्ट एडिट्स आपके सारे जो है वो क्लियर है। ठीक है जी। अभी भी मजीद, हालांकि यहाँ पे आपके पास जो है वो एरर्स वगैरह अवेलेबल है, आप इसका स्कोर मजीद बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो सारी चीज़ें तकरीबन ठीक है, परफॉर्मेंस का थोड़ा सा मसला है, उसको भी जहाँ के वो जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास है एसईओ। इसी तरह से बाकी सारे प्लगइन भी सेम है। बार बार कह रहा हूँ किसी एक पर स्टक ना रहें, किसी एक पर स्टिक ना हुआ करें। ऑल इन वन एसईओ करवा दिया इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारी जिंदगी ऑल इन वन एसईओ ही करते रहना है। ठीक है जी, आप चाहें तो रैंक मैथ से कर लें, आप चाहें तो योस्ट एसईओ से कर लें। योस्ट एसईओ बहुत पुराना है, ऑल इन वन एसईओ दरमियाना है, और रैंक मैथ नया है। ठीक है। तो जिससे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इन वन एसईओ एक अच्छा जो है वो एसईओ का प्लगइन है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्लियर हो गया? किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम जो है वो आगे सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। यार इन सारी चीज़ों को ना डिटेल में जाएंगे तो जो है ना वो एसईओ के कोर्स में ही जाया जा सकता है। वैसे अगर आप इसके जो है वो स्कीमा को हम बात करें एसईओ के अंदर, तो आपके पास ये शायद आज से आपको जो है वो पता लग जाए कि जो आपका स्ट्रक्चर डाटा होता है उस फॉर्म में, कि जो आपका सर्च इंजन है उनको इजी हो रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, मतलब उनका अपना एक फॉर्मेट है कि भाई मैं इस फॉर्मेट में मुझे ये इजी है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके टाइटल आ गए, इस वेबसाइट से आया है, इसकी ये ईमेल है, ये इसका ये इसका कंटेंट है। अब उनका एक जो है वो अपना आप कहें कि एक अपना जो है वो उनका स्ट्रक्चर है। तो वो स्कीमा उसका जो है वो एक बेसिक एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर हो गया। जब आपने कंटेंट डाल दिया, वो सारा कुछ डाल दिया, तो वो उस स्कीमा में जो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, फिर सर्च इंजन को आसानी होगी उसको रीड करने में, फिर उसको रैंक करवाने में। चलो जी, अब हम चलते हैं जरा सिक्योरिटी की तरफ कि अगर हमने वेबसाइट को अपनी को सिक्योर करना है तो हमारे पास कौन सा प्लगइन जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन जो है वो आपको परफॉर्म करने चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं। वर्ड फ्रेंड सिक्योरिटी है,
ऑल इन वन सिक्योरिटी है, सॉलिड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजर है, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे जो अवेलेबल है। हम जो है वो चल रहे हैं ऑल इन वन सिक्योरिटी के साथ। इसके अंदर चूंकि आपके पास बेतहाशा ऑप्शन जो है वो सिक्योरिटी के आपको जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, एक मैंने शायद आपको बताई है, अगर नहीं बताई तो ये आपके पास एक वेबसाइट है WP Beginner। ठीक है, आप चाहें तो अगर कभी कभार कोई मसला आपको आए, आपने किसी चीज के बारे में पढ़ना हो, तो यहाँ पे बेतहाशा जो है वो आपके पास ब्लॉग्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे आके इनके ब्लॉग्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, वर्डप्रेस के रिलेटेड अगर कोई है, मतलब जैसे से अब मैं चाहूँ जी कि मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी, मुझे अब इसके बारे में पढ़ना है, मैं ये सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा WP Beginner का ब्लॉग, द अल्टीमेट वर्डप्रेस सिक्योरिटी गाइड स्टेप बाय स्टेप 24। तो आप ये ऑथेंटिक इसको माना जा सकता है कि जो WP Beginner है, ये आपके पास काफी ऑथेंटिक वेबसाइट है, जिसे आप जो है वो चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि क्या क्या जो है वो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं। हम डायरेक्टली जो है वो वहां पे जाके स्टेप्स वो परफॉर्म करते हैं, जो हम करेंगे वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। हो गया जी, ऑल इन वन WP सिक्योरिटी हो गया। यहाँ पे इन्होंने WP सिक्योरिटी ने अपनी यहाँ पे प्रेजेंस बना लिया। इसके ऊपर आप आते हैं, इसके हम डैशबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे एक इसका जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ मीटर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, विच इज अभी आपका स्कोर क्या है 25, और आउट ऑफ कितना 575। तो यहाँ पे भी आप येलो में है, भी आप ग्रीन में जो है वो एंटर भी नहीं हुए। सिक्योरिटी पॉइंट्स ब्रेकडाउन है कि 25 स्कोर किधर से आए हैं, 60%, यानी कि 15 स्कोर एडमिन का यूजर नेम चेंज करने से आए हैं, और 10 नेम डाटाबेस का प्रीफिक्स चेंज करने से आए हैं। तो अभी हम जो है वो आगे चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपके फीचर स्टेटस इनको आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। हम यहाँ से वन बाय वन जो है वो आगे चलते हैं और अपना सिक्योरिटी मीटर स्ट्रेंथ मीटर जो है वो देखते चलेंगे। सेटिंग्स अवेलेबल हैं, इनके अंदर भी जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनके फीचर्स पे जा रहे हैं। यूजर सिक्योरिटी, सबसे पहले आपके पास क्या है जी, चेंज एडमिन यूजर नेम। एडमिन का यूजर नेम आपने चेंज करना है, जो आपका यहाँ पे यूजर नेम है जो आपका पब्लिक, उसको आपने चेंज करना है, जो आपका एडमिन का यूजर नेम होगा उससे। कहाँ पे चेंज हो सकता है, आपके प्रोफाइल में। क्यों चेंज करना है, अक्सर आप कमेंट का रिप्लाई करेंगे तो आपका ये यूजर नेम तो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो पब्लिक जो नेम है आपका वो कुछ और होना चाहिए। देखें, जो नेक नेम है पब्लिकली इस तरह से शो हो रहा है, तो यूजर नेम भी आपका यही है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, और ये आपने यहाँ पे चेंज करना है। ये वैसे आगे आना था, लेकिन चलो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे जो पब्लिकली शो होगा वो क्या होगा, हंसला खान, और मेरा यूजर नेम क्या है, वो बंसला बलोच। तो वो जो हैकर है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो उसको वहां पे उसको अंदाजा नहीं होगा कि क्या है। तो अब आप देखेंगे तो आपका स्कोर जो है मजीद बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, अक्सर ना जब हम ये करते हैं तो हमारा नेम होता है एडमिन, तो एडमिन आपने नहीं रखना। एडमिन आप रखेंगे तो 15 पॉइंट आपको यहीं से माइनस हो जाएंगे। तो ये जो आपका यूजर नेम है वो एडमिन नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले नेम सिक्योरिटी है, मॉडिफाइड विद अकाउंट्स विद आइडेंटिकल लॉगिन नेम एंड डिस्प्ले नेम। हाँ, कि अगर आपका जो है वो हो कि बिल्कुल जो सेम है, मतलब जैसे मेरा सेम था, वो देखिए इसके 5 पॉइंट मुझे मिल गए, कि जो मैंने आपको बताया कि सेम नेम नहीं होना चाहिए, जो पब्लिक पे भी सेम हो और आपका यूजर नेम भी सेम हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे चेंज किया, तो हमें 5 पॉइंट मिल गए। प्रिवेंट यूजर इनुमरेशन, मतलब नाम जो उनकी आईडीज है वो वहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे डिसेबल कर दें, यानी कि ऑथर इज इक्वल टू 1 या ऑथर इज इक्वल टू, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लॉग इन लॉकआउट क्या आपके पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी है, उसको आप इनेबल कर सकते हैं, यानी कि किसी बंदे ने लॉग इन करने की अटेम्प्ट की है और उसको जो है वो लॉग इन नहीं हो पाया, 3 अटेम्प्ट उसने की, तो उसके बाद आप उसे कहेंगे भी 5 मिनट के बाद वो रिट्राई करेगा, क्योंकि इसका अक्सर ये होता है कि जो आपके बॉट होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं आपके वेबसाइट को जो है वो हैक करने के लिए, तो फिर आप वहां पे उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस तरह से फोर्स लॉग आउट आप कर सकते हैं, कि जी इनेबल कर दें कि हर 60 मिनट के बाद जो भी बंदा लॉग इन है, अगर 1 घंटा वो रहा है लॉग इन, तो उसको फोर्स लॉग आउट किया वो दोबारा घंटे बाद जो है वो लॉग इन करेगा। लॉग्ड इन यूजर जो होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल अप्रूवल है, अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप उसको मैनुअल अप्रूव करेंगे तब भी वो यहाँ पे आएगा। सॉल्ट है, इसको आप जो है वो इनेबल कर सकते हैं। सॉल्ट प्रीफिक्स को, ये क्या होता है, सीक्रेट फ्रेजेस होते हैं जो आपके यूजर पासवर्ड के साथ कंबाइन होते हैं जब आपका पासवर्ड जो है वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो इसको आप वो उसके लिए जो हैकर के लिए मुश्किल हो जाता है उसको क्रैक करना। अब ये सारे हमने जब सेटिंग्स ऑन की हैं, ठीक है, जब इसने सारी हमें जो है वो सेटिंग्स यहाँ पे हमने ऑन किया, डिसेबल कर दिया आप एप्लीकेशन पासवर्ड को, यानी कि गूगल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी जो है वो आपको लॉगिन यहाँ पे ना हो सके। अब आप डैशबोर्ड इसको जाके देखेंगे तो आपका स्ट्रेंथ मीटर जो है वो काफी बेहतर हो गया होगा। देखिए 85 हो गया 25 से। ठीक है, इसी तरह से आपको डाटाबेस सिक्योरिटी है, उसके अंदर आप आ जाएं तो डाटाबेस के जो प्रीफिक्स है वो आपके पास
चेंज होना चाहिए, तो इसलिए हमें 10 में 10 नंबर मिले हुए हैं। तो अगर आपका चेंज नहीं होगा, लाइक WP__ होगा लोकल होस्ट पे, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चेंज करने से पहले आपने बैकअप ले लेना। उसका बैकअप कहाँ से लिया जा सकता है आपको पता है? आप ड्राफ्ट प्लस से। फाइल सिक्योरिटी में आ जाए, फाइल परमिशन एक फाइल की जो नहीं है इसको आप रिकमेंडेड कर दें, ठीक है, ताकि इसको भी कोई राइट ना कर सके। ये जो आपकी wp-config.php है, तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे इसके। ठीक है जी। उसको फाइल प्रोटेक्ट करनी है आपने, कि WP डिफॉल्ट की जो आपके पास फाइल इंस्टॉल फाइल्स हैं उनको आपको जो है वो कोई भी एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। और readme.html एंड wp-config sample जो है उसको आप डिलीट कर दें। फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। प्रिवेंट हॉट लिंकिंग, कि अगर कोई जो है वो आपकी हॉट लिंक है, कि आपकी डिस्प्ले जो है वो इमेज कराई जा रही है हॉट लिंक से, आपकी वेबसाइट पे पड़ी है और उसको जो है वो डिस्प्ले कहीं और करवाया जा रहा है। ठीक है। मतलब डिस्प्ले करवाया जा रहा है इमेज को, वो होस्ट आपकी वेबसाइट पे हो रही है। ठीक है जी। तो आप ये भी प्रिवेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद PHP फाइल एडिटिंग होती है। ठीक है। अक्सर ये होता है कि आपकी जो फाइल्स होती हैं PHP फाइल, लाइक प्लगइन और थीम फाइल्स, जिस तरह से यहाँ पे भी ये आपके पास एडिटर है, और यहाँ पे हमारे पास टूल के अंदर ये थीम फाइल एडिटर प्लगइन फाइल, तो इसको भी आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किधर गया है, अभी यहाँ पे आ रहा है, ये भी हट जाएगा। तो थीम फाइल एडिटर है और आपके पास जो प्लगइन फाइल एडिटर है वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद कॉपी प्रोटेक्शन है आपके पास, लाइक आप यहाँ पे अगर इनेबल कर दें कॉपी प्रोटेक्शन, तो फिर जो आपकी ये वेबसाइट पे ये जो कंटेंट होगा, इसको जो बंदा लॉग इन नहीं होगा वो इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको देखें इनकॉग्निटो मोड पे आके, तो यहाँ पे आप देखें इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, ना ही इस पे राइट क्लिक किया जा सकता है। ठीक है जी। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा, ना ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो ये कॉपी भी नहीं हो रहा। अच्छा जी। उसके बाद जो आपके पास आई फ्रेम्स होते हैं, लाइक आपने एक वीडियो कहीं और से यूट्यूब से लेके आए हैं, वहां पे आपने किया, तो आप उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर देंगे। डिफरेंट आपके पास सिक्योरिटी के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जब आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो या सिक्योरिटी के ऑप्शन जो है वो आप इनेबल कर रहे हो, तो ये देखना है कि कहीं पे वेबसाइट खराब ना हो जाए। ठीक है जी। अगर जो है वो खराब हो जाती है तो उसको फौरन से आपने यहाँ पे रिवर्ट कर देना। इस तरह से ब्लैक लिस्ट जिन लोग हो गए हैं वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप उनको। फायरवॉल हैं डिफरेंट किस्म के, PHP रूल्स, HTXS रूल, इन 60 फायरवॉल रूल, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। अगर आप चाहें तो आप इनको ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि इनसे काफी सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, लाइक 60 फायरवॉल है या .htxs रूल्स हैं या 404 डिटेक्ट जो है वो आपके पास डिटेक्शन है। तो अगर आप चाहें तो आप इनको ऑन कर सकते हैं, अगर आपको समझ लगे कि हाँ भाई ये किस किस चीज के लिए जो है वो यूज हो रहा है। मतलब डायरेक्टरी कंटेंट्स के लिए जो है वो, जो आपकी डायरेक्टरी कंटेंट अक्सर अक्सर होता है कि जो आपका इंडेक्स व्यू है वो वहाँ पे शो हो रहा होता है आपकी वेबसाइट को, तो आप उसको डिसेबल करते हैं। ब्लॉक एक्सेस टू debug.log फाइल, उसको कोई ना एक्सेस कर पाए। और ट्रैक एंड ट्रेस एंड ट्रैक जो है वो अब आप डिसेबल कर हैं। तो इसको फिर आपने यहाँ पे पढ़ भी लेना है कि भाई ये जब डिसेबल मैं करूंगा ट्रेस एंड ट्रैक, तो ये ना हो कि मेरे जो है वो कोई मतलब गूगल भी ना ट्रेस कर पाए, उनको क्रॉल कर पाए लिंक्स को, और वहां पे भी मसला हो जाए। तो वो भी आपने यहाँ पे जो है वो सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर आपने करनी है। उसके बाद आप आ जाए ब्रूट फोर्स पे। अब ब्रूट फोर्स अटैक आपके पास होता है, वो क्या होता है बेसिकली, कि लोग आके, मतलब जो आपका हैकर होगा वो आप पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद वो पहले देखेगा जी अच्छा इसका जो यूजर नेम है वो कितने लेटर्स का है। उस यूजर नेम को जज करेगा, देन जज करने के बाद उस पर ट्राई करेगा, अच्छा जी पहला लेटर वो कहेगा A है, दूसरा फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा। इस तरह से वो क्या करेगा, वो पूरा जो है वो आपका ब्रूट फोर्स जो है वो अटैक उस पर जो है वो कर रहा होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना जो लॉगिन है उसको ही चेंज कर दें। मतलब जो आपको क्या था /WP एडमिन था, उसको आप चेंज करके स्मॉल लॉगिन कर दें। जो भी आपको यहाँ वो सिर्फ फिर आपको पता होगा। फिर जैसे ही उस पेज पे आएगा WP एडमिन पे और 404 एरर आएगा, तो उसके बिहाफ पे आप उसको बेशक ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आप ये भी यहाँ से चाहे तो कर देते हैं, मैं नहीं कर रहा अभी क्योंकि फिर मुझे बाद में भूल जाता है। स्पैम प्रिवेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे आके, डिटेक्ट करें जैसी स्पैम पोस्टिंग हो रही है, तो उसको आप यहाँ पे जो है वो क्या करें, उसको डिस्कार्ड कर दे। ठीक है। और स्पैम कमेंट जो है वो ट्रैश कर दे। कमेंट स्पैम IP मॉनिटरिंग हो सकती है। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास IP आ जाएंगे, IP एड्रेस आ जाएंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने जो है आपके पास स्पैम करने की कोशिश की है। फिर आपके यहाँ पे स्कैनर है, कोई अगर फाइल में कुछ चेंज हुआ तो आप इसको यहाँ पे आके वो भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं कि कोई मसला मसाइल तो नहीं आ गया। इस तरह से ऑटोमेटेड फाइल चेंज डिटेक्शन स्कैन है। ठीक है। जब आपके पास हो 4 वीक में इसका इंटरवल है, तो ये आपको बता देगा, आपको यहाँ पे ईमेल भेज देगा कि भाई ये मसला आ गया। इस तरह से मॉलवेयर स्कैन आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास उसमें अवेलेबल है प्रो में। उसके बाद मिसकेलेनियस है, कॉपी प्रोटेक्शन हमने कर लिया, फ्रेम यूजर ये हमने सारा कुछ देख लिया। टूल्स हैं, पासवर्ड टूल है, यहाँ पे आप पासवर्ड लिख दें कि जी मेरा ये पासवर्ड है।
तो ये कितने दिनों में ब्रेक होगा? तो वो कह रहा है जी इसको 2 मिनट लगेंगे ब्रेक होने में। अच्छा, मैं कहता हूँ जी अब वो कह रहा है इसको 24 दिन लग जाएंगे। अब अब इसको 57,000 years 10 months लगेंगे इस पासवर्ड को क्रैक करने में। तो यहाँ पे आके आप जो है वो अपना पासवर्ड भी चेक करवा सकते हैं कि ये मेरा पासवर्ड रखूं अगर मैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। और हु इज लुकअप एक टूल होता है आपके पास जिसके ऊपर आप किसी भी डोमेन का नाम दें, मतलब ये आपका कुछ डोमेन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो डोमेन कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड हुई थी, हु इज लुकअप पे। वैसे भी आप गूगल पे भी इस टूल को सर्च कर सकते हैं, हु इज लुकअप। ठीक है जी। ये आपको बताता है कि भाई ये डोमेन जो है ये किसने, कौन इसको ऑन करता है, ये कब से की हुई है, मतलब ये देखें, ये इसका ये है, कब से इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ये इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है। ठीक है जी। नेम चीप पे आई है ये अभी इस वक्त। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो बताई जा रही होती हैं, तो ये भी आपके पास यहाँ पे टूल अवेलेबल है। उसके बाद अगर कोई डॉट एच टी एक्स के अंदर कोई आपने कस्टम रूल्स रखने होते हैं, या एच टी एक्स एक आपके पास फाइल होती है वर्डप्रेस के अंदर, अगर आपने कोई कस्टम रूल्स के अंदर रखने हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस फाइल को जाके वहां पे एडिट करें, वो आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और विजिटर को लॉक आउट आप कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप जो है वो लॉग इसको इनेबल कर दें कि जो मेरी साइट है वो अभी करंटली नॉट अवेलेबल है, आप जो है वो प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है जी। उसके बाद आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको इल्म है कि वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आपका जो ईमेल है और आपका जो पासवर्ड है वो होती है सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपका ये होती है कि जो कोई और ऑथेंटिकेशन हो, लाइक आपने ये ऐप के साथ आप इसको ऑथेंटिकेटर कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर का जो है वो आप ऐप कर लें, उसमें ये होता है कि आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो फिर वो उस ऐप के अंदर हर 30 सेकेंड्स बाद आपके इसके लिए यहाँ पे जो है usmangraphics.com में आपका जो है वो एक कोड जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा हर 30 सेकेंड्स बाद। ठीक है जी। हर 30 सेकंड के बाद जैसे ही वो कोड जनरेट होगा, तो जब आप पासवर्ड यहाँ पे लगाने आएंगे, ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपसे कहेगा जी मुझे वो वाला कोड बताएं। तो आप कोड बताएंगे तो ही आप लॉग इन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ पे ये वाला ऑथेंटिकेटर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन थे सिक्योरिटी के। तो आप अगर अपना स्कोर देखें तो आपका कितना हो गया जी, 200 हो गया। तो इसको आप मजीद भी बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं उनको आप अगर कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे 400 प्लस जो है वो आपका हो जाता है, जो कि आप लोगों ने करके लाना है तकरीबन 400 प्लस 450 प्लस जो है वो आप लोगों ने इसको स्कोर जो है वो करना है। कोई मसला मसाइल अगर है तो बताएं जी। कोई मसला मसाइल नहीं, क्लियर है सब? ठीक हो गया। अच्छा जी, ऐसे है फिर दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो हमारी अब एक क्लास जो है वो आप लोगों की रहती है, लास्ट क्लास, जिसमें हमने जो है वो फ्रीलांसिंग करनी है, बाकी हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ क्या टॉपिक्स हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट से कवर किए हैं। वो हम लोगों के हैं जी, वर्डप्रेस हम लोगों ने ओवरऑल जो है वो देख लिया, उसका डैशबोर्ड समझ लिया सबसे पहले। देन हम लोगों ने वेबसाइट उसके ऊपर क्रिएट की। क्या वेबसाइट हमने क्रिएट की, पहले हमने जो है वो डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस एडिटर है उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना सीखी, पोस्ट और पेजेस बनाए। देन हम लोगों ने जो है वो हमने थीम बेस्ड की, फ्री थीम भी और पेड थीम दोनों के साथ हम लोगों ने जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स क्रिएट की। उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप पे हम लोगों ने जो कस्टम वेबसाइट थी कि एलिमेंटर में किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है अगर आपको कस्टम डिजाइन दिए रहे, तो वो हम लोगों ने क्रिएट की। उसके बाद फिर हम वो कॉमर्स पे आ गए, यानी कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स करने के बाद फिर हम लोग जो है वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की तरफ आए, माइग्रेशन की तरफ चले गए। सिक्स सर्विस हम दे सकते हैं, ये सारी सर्विसेज हैं जो मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद एसईओ हम लोगों ने कर ली, फिर हमने सिक्योरिटी देख ली, और हम लोगों ने क्या देखा, बैकअप वगैरह जो है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन देख लिया। तो तकरीबन ये 10 से 11 सर्विसेज हैं जो हम लोगों ने इस कोर्स में कवर किए, और ये सारी की सारी आप जो है वो दे सकते हैं। अब किस तरह से क्लाइंट ढूंढने हैं, किस तरह से क्लाइंट ये सर्विसेज आपने जो है वो उनको देनी है, ये हम इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी है कितने बजे, 10 बजे। ठीक है जी। कब? संडे को। आप लोगों की मर्जी के मुताबिक, लेकिन आप मेहरबानी करके आ जाइएगा संडे को। ये ना हो कि आप लोग जो है वो फिर छुट्टी कर लें, लास्ट क्लास है। और ये बात जो है वो क्लियर है, फाइनल है। सुबह 10 बजे है जी, हाँ जी, सुबह 10 बजे है, 10 AM।
संडे को। और ये बाल जो है वो लिखी पड़ी है कि भाई जिसका अटेंडेंस या जिसकी असाइनमेंट्स दोनों चीजें नहीं होंगी, उसको सर्टिफिकेट कंप्लीशन का नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेशन का मिल सकता है। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम ये सलाम। मेकअप क्लास या कल वाली क्लास जो ये संडे को लेनी है या जो एक क्लास जो हमारी हमारी एक रहती है ना, क्लास रहती है लास्ट वो हमारी रहेगी। जी जी वही वाली है। वो संडे को लेंगे सर। जी कल मैंने लेनी थी, लेकिन कल जो है वो स्टूडेंट सुबह के लिए राजी नहीं है, तो फिर संडे की सुबह रख दिया 10 बजे। अच्छा वो अच्छा सजेशन हो चुकी है पहले। जी जी। आप थे क्लास में लेकिन आपने अच्छा पता नहीं ठीक वोट है नहीं किया, शायद आप अवेलेबल नहीं थे। सर। वो मैं असल में रास्ते में था, मैं अटेंडेंस अच्छा में, तो अच्छा। मैं लेट ज्वाइन किया बेसिकली। अच्छा अच्छा। तो वो इधर से हिसाब से सजेशन लिया, पहले तो मेरा हफ्ते का ही दिल था, मैंने हफ्ते को कहा, लेकिन हफ्ते को स्टूडेंट्स कुछ अवेलेबल नहीं थे मॉर्निंग टाइम में, तो फिर हमने संडे को रख दिया। तो 10 बजे से लेके फिर हम जब तक हमारी क्लास जाती है 11 11:30 या मैक्स 12 तक, तो तब तक फिर हम जो है वो उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके अंदर फ्री लांसिंग ही है। बाकी ये है कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो आप ले आइएगा। असाइनमेंट जो है वो अब हम आप लोगों को, जो लास्ट असाइनमेंट है आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट है, वो मैं अभी जो है वो असाइन कर देता हूँ। उसको ज़रा अच्छे से जो है वो आप करें। इम्प्लीमेंट ऑल द टूल्स यू हैव लर्न इन दिस कोर्स। कौन कौन से नहीं, एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट आप लोगों ने बनानी है एक। दूसरा आपने वो कॉमर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तीसरा आपने ब्लॉग्स इसके अंदर ऐड करने हैं, एसईओ करनी है। फिफ्थ आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एडिट करनी है इमेजेस या कंटेंट। अगर आपने कोई थीम एलिमेंटर बेस उठाया है, ठीक है, तो आपने फिर उसके अंदर जो है इमेजेस या कंटेंट एडिट करनी है, जो उसके डेमो अगर आपने उठाया तो मेन्यूज ऐड करने हैं, बैकअप ऐड करना है, और सिक्योरिटी जो है वो उसकी ऐड करनी है। और सबमिट करनी है आपने इमेजेस यानी कि स्क्रीनशॉट्स। वो आप लोगों को पता है कि किस तरह से लेनी है। इन सब चीज़ों की जो है वो स्क्रीनशॉट्स चाहिए होंगी। और जो अगर कोई थीम यूज़ किया, पेड थीम, उसका नल्ड वेरिएंट यूज़ किया, डेमो यूज़ किया, तो उसका थीम का लिंक भी आप देंगे। अब मुझे ये बताएं कि ड्यू डेट क्या रखनी है। आज है आपके पास 9, फ्राइडे, ट्यूसडे रख दें। इसके बाद ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ही वेबसाइट में सब करना है। हाँ जी। और क्या, एक ही वेबसाइट में करना है भाई, क्या हो गया। एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट बनानी है, चाहे थीम एलिमेंटर का हो, उसके अंदर वो कॉमर्स भी इंप्लीमेंट करना है, ब्लॉग्स भी उसके अंदर ही होने हैं, एसईओ भी होनी की होनी है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी उसी वेबसाइट की होनी है। ठीक है, मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये है कि प्लगइन यूज करके जो उसकी सेटिंग्स है वो कर दें, वो चेक नहीं होगी। अगर आप लोकल होस्ट पे करेंगे तो गूगल पे स्पीड भी चेक नहीं होगी, लेकिन उसका जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग्स कर दें। इमेजेस कॉन्टेक्ट कंटेंट वगैरह एडिट कर दें, मेन्यूज ऐड करना है, बैकअप ऐड करें और सिक्योरिटी ऐड करें। असल में ना बात यह है कि आप इसको जितना जल्दी रखवाएंगे उतना आपका फायदा है। भाई वो कॉमर्स की एक फंक्शनैलिटी होती है। वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है, वो किसी भी वेबसाइट में आप कर सकते हैं। यार नेक्स्ट फ्राइडे तक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये आप लोग करेंगे, उसको बाद मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद फिर आगे आपके नाम फाइनल होंगे। नाम फाइनल होने के बाद जो है वो फिर आप लोगों के 1-2 वीक में जो है वो सर्टिफिकेट आएंगे। फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट हमारे लेट हो रहे हैं।
इसको मैं मैक्सिमम जो है वो वेनसडे तक कर देता हूँ। अब वेनसडे तक जो है वो इसको कर लीजिएगा। इसके टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है? वेनसडे मैंने कर दिया, तो अब आप इसको जो है वो थोड़ा सा टाइम दें, मेहरबानी करें, और इसको जो है ना वो कर लें। भाई आपकी मर्जी है, जो चीज़ें मैंने कहा है वो मुझे उसके अंदर चाहिए, अगर वो अवेलेबल हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप करवा दें। मुझे सारी स्क्रीनशॉट चाहिए होंगी, इन्हीं के बिहाफ पे आपको नंबर मिलने हैं। तो अगर आपकी उस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप करवा दें। पहले वाली नहीं चेक हुई भाई अभी तक। वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इसी वीकेंड। आप लोगों को ईमेल आ जाएगी उसके स्कोर के साथ, जब मैं इसको स्कोर दूंगा तो। तो आज आप लोगों के पास 9 तारीख है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन, वीकेंड भी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 दिन है टोटल। तो आज का दिन मिला लें तो 6वां दिन है। तो उसको कोशिश करके जो है वो असाइनमेंट आप अपनी कंप्लीट करें। हाँ जी, अटेंडेंस का बता दें नहीं किसकी रहेगी, फिर इंशाल्लाह संडे को आपसे मुलाकात होती है लास्ट क्लास के लिए, संडे को सुबह 10 बजे। मुझे आपकी होगी थी यार, बार बार ना लगवाया करें एक चीज। अटेंडेंस जिन्होंने पहले नाम नहीं लिखा था वो अब लिख दें, और दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ कि संडे को हमारी लास्ट क्लास होगी 10 to 12। जी, कोई रह गया तो नहीं अटेंडेंस वाला? कोई स्टूडेंट रह गया हो जिसने अटेंडेंस नहीं लगवाई? चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जी जी उस्मान साहब बताएं। सर आज के टॉपिक्स में आपने एसईओ बताया है और सिक्योरिटीज का बताया है जी, और और स्पीड एक प्लगइन ऑप्टिमाइजेशन हमने का। स्पीड ऑटोमाइजेशन का भी किया जी, बिल्कुल। ओके, ये लेक्चर सुबह अपलोड होगा, चले मैं वो देख लूंगा। अच्छा सर, इसमें ओके। कितनी स्क्रीनशॉट्स हमने सबमिट करनी है? यार ये सारी जो यहाँ पे मेंशन है, तकरीबन 8 से 9 मेंशन है, वो सारी करनी है। नो 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 मेंशन है। जी जी, 9 मेंशन है। ठीक है। और सर ये बैकअप डब्ल्यूपी रीसेट वाला से नहीं, ये तो अब रीसेट ड्राफ्ट वाला है। प्लस। ड्राफ्ट प्लस ठीक हो गया। जी ठीक। थैंक यू। आसान, आपने मुझे याद नहीं करवाया यार रात को। आजकल मैं वैसे भी थोड़ा सा बिजी हूँ, फैमिली आई हुई थी इस वजह से। तो मुझे इंशाल्लाह आप रात को याद करवा दें तो फिर मैं कर दूंगा। भाई अभी भी अटेंडेंस लिख रहे हैं लोग, पता नहीं क्या चाहते हैं। कोई रह गया अटेंडेंस वाला तो भाई लिख दे। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना। फिर इंशाल्लाह लास्ट क्लास के लिए आपसे मुलाकात होती है संडे को सुबह 10 बजे। संडे सुबह 10 बजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।